नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं धर्मवीर भारती की एक कालजयी रचना कनुप्रिया की। अब ये कोई साधारण कविता नहीं है। सोचिए, एक पूरे महाकाव्य को, महाभारत जैसे महाकाव्य को किसी की निजी, बहुत ही अंदरूनी नजरों से देखा जा रहा है। ये रचना हमें वही नजरिया देती है। तुम मेरे कौन हो कनु? इसी एक सवाल से इस पूरी कविता का दिल धड़कता है। ये वो सवाल है जो राधा कृष्ण से पूछ रही हैं। और जानते हैं, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो उनकी पूरी भावनात्मक और कह सकते हैं दार्शनिक यात्रा का आईना है। तो कनुप्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कनु की प्रिया। ये एक ऐसा मॉडर्न काव्य है जो महाभारत की कहानी तो बताता है, लेकिन वीरों या युद्ध के मैदान के नजरिए से नहीं। नहीं, ये कहानी राधा की आंखों से कही गई है। तो भूल जाइए वो नायकों और लड़ाइयों वाली पारंपरिक कहानी। ये तो एक बहुत ही निजी बातचीत है, प्रेम की, और हां, मोहभंग की भी। ये वो संवाद है जो राधा खुद अपने मन से कर रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रेम की जो किसी भी कहानी या तमन्ना से बहुत परे है। एक ऐसा प्यार जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। देखिए, कविता की शुरुआत में ही धर्मवीर भारती हमें राधा और कृष्ण के रिश्ते की गहराइयों में ले जाते हैं, और ये साफ हो जाता है कि ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर एक रूहानी सफर है, एक आध्यात्मिक खोज है। तो कृष्ण हैं कौन राधा के लिए? इसका कोई एक जवाब नहीं है। कभी वो कहती हैं मेरा अंतरंग सखा, तो कभी मेरा रक्षक, फिर कभी वो उनके लक्ष्य, उनके आराध्य बन जाते हैं, और कभी कभी तो एक असहाय शिशु जैसे लगते हैं। और फिर एक पल ऐसा भी आता है जब वो कहती हैं मेरे कोई नहीं। इस कश्मकश को देखिए, हर पल वो कृष्ण को एक नए रूप में देखती हैं, और यही तो दिखाता है कि उनका प्रेम कितना विशाल है, इतना विशाल कि किसी एक परिभाषा में, किसी एक दायरे में समा ही नहीं सकता। कविता उनके इस बंधन को एक बहुत ही खास शब्द देती है, पारमार्थिक, यानी एक आध्यात्मिक, एक रूहानी प्रेम, एक ऐसा रिश्ता जो इस भौतिक दुनिया के बंधनों से, शारीरिक आकर्षण से कहीं कहीं ऊपर है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनके प्यार की इस गहराई को नहीं समझेंगे तो राधा के आगे के संघर्ष को, उनके सवालों को भी नहीं समझ पाएंगे। अब बात करते हैं युद्ध तक के उस सेतु की। कैसे एक बहुत ही निजी अंतरंग प्रेम एक महाकाव्य के इतिहास का रास्ता बन जाता है। यहाँ कहानी एक बहुत ही मार्मिक मोड़ लेती है। एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक सामने आता है, सेतु यानी पुल का। राधा खुद को कृष्ण के लिए एक पुल की तरह देखने लगती हैं, एक ऐसा पुल जो प्रेम से इतिहास की ओर ले जाता है। हाय, मुझ पर पग धर, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? राधा के इन शब्दों में उनका दर्द साफ झलकता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण के सफर में, एक दिव्य प्रेमी से लेकर युद्ध के एक राजनेता बनने तक के सफर में, उन्हें बस एक रास्ते की तरह, एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया गया। तो ये दो दुनियाएं हैं जो राधा के मन में लगातार टकरा रही हैं। एक तरफ है लीला भूमि यानी वृंदावन, जहां बांसुरी की धुन है, अंतरंगता है, प्रेम है। और दूसरी तरफ है युद्ध क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र, जहां बांसुरी की जगह युद्ध के शंख ने ले ली है, जहां प्रेम नहीं कर्तव्य है, और जहां अंतरंग लम्हों की जगह अब इतिहास लिखा जा रहा है। अब आते हैं स्मृति और महाभारत के टकराव पर। कैसे वो कोमल, खूबसूरत पल उस क्रूर हकीकत से जा टकराते हैं, ये कविता का शायद सबसे दर्दनाक हिस्सा है, जहां राधा की प्यारी यादें महाभारत युद्ध की विनाशकारी सच्चाई से टकराती हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही कोमल सी याद से। राधा याद करती हैं, जिस राह से होकर तुम मेरे लिए बांसुरी बजाते थे, अब उसी राह को तुम्हारी 18 अक्षौहिणी सेनाओं के रथों के पहिए कुचल रहे हैं। सोचिए, वही प्रेम का रास्ता अब युद्ध का रास्ता बन चुका है। और ये उदाहरण देखिए, कितना दिल को छूने वाला है। राधा कहती हैं, आम की वह पवित्र डाली जहां तुम मेरी प्रतीक्षा करते थे, काट दी जाएगी, ताकि तुम्हारे युद्ध रथों पर लगे गगनचुंबी ध्वज निकल सकें। इससे साफ हो जाता है कि युद्ध कोई दूर दराज की घटना नहीं है राधा के लिए। ये तो उनकी अपनी दुनिया का, उनकी पवित्र यादों का विनाश है जो उनकी आंखों के सामने हो रहा है। अब आता है कृष्ण से एक सवाल, युद्ध के देवता के लिए एक बौद्धिक और साथ ही भावनात्मक चुनौती। देखिए, यहां से राधा का दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं रहता, अब वो एक बौद्धिक संकट में है। अब वो कृष्ण के कामों के अर्थ पर, उनके मकसद पर ही सवाल उठाने लगती हैं। वो पूछती हैं, यमुना नदी जहां मैं कभी अपना प्रतिबिंब निहारा करती थी, अब टूटे हुए रथों और तैरती लाशों से भरी है। क्या ये सार्थक है?
वो प्रकृति की उस खूबसूरती और युद्ध की इस भयानक कुरूपता को आमने सामने रखकर कृष्ण से जवाब मांग रही हैं। क्या इस तबाही का कोई मतलब है? और फिर वो पूछती हैं, अर्जुन की तरह क्या तुम मुझे ये सब नहीं समझा सकते थे ओ मेरे बंधु? और शायद यही उनकी सबसे गहरी बौद्धिक शिकायत है कि क्यों अर्जुन एक योद्धा भगवद गीता के ज्ञान के योग्य था और वो एक प्रेमिका नहीं। मेरा प्रेम, मेरा सत्य। अब बात उस व्यक्तिगत हकीकत की जो इतिहास से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और अब हम पहुंचते हैं कविता के क्लाइमैक्स पर। यहां राधा को अपना जवाब मिलता है, बल्कि वो खुद अपना जवाब ढूंढ लेती हैं और वो युद्ध की इस पूरी भव्य कहानी को, इस इतिहास को अपने निजी सत्य के लिए खारिज कर देती हैं। तो क्लाइमैक्स को समझने के लिए पहले ये याद करते हैं कि युद्ध के मैदान में हुआ क्या था। कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्मांड का परम ज्ञान दिया था, गीता का उपदेश। और उस ज्ञान में कौन से बड़े बड़े शब्द थे? कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। ये वो भारी भरकम दार्शनिक शब्द हैं जो कृष्ण की सार्वजनिक शिक्षाओं का, दुनिया को दिए गए उनके ज्ञान का आधार हैं। लेकिन राधा क्या कहती हैं? वो कहती हैं, पर मेरे लिए तुम्हारे सारे शब्दों का मुझ तक पहुंचते पहुंचते केवल एक ही अर्थ रह जाता है, मैं, केवल मैं, राधा। ये है कविता का सबसे शक्तिशाली पल। राधा उन सभी सार्वभौम एक बड़े बड़े शब्दों को लेती हैं और उन्हें अपने प्रेम के चश्मे से एक बिल्कुल नया, एक बिल्कुल निजी मतलब दे देती हैं। और फिर वो अपना अंतिम सवाल दागती हैं, तो फिर इन शब्दों से तुम मुझे इतिहास कैसे समझाओगे? कनु, तुम मुझे कैसे समझा सकते हो? उनका तर्क बिल्कुल साफ है। अगर तुम्हारे हर शब्द का मतलब मेरे लिए सिर्फ राधा है, तो फिर तुम इन्हीं शब्दों से मुझे इतिहास की बड़ी बड़ी बातें कैसे समझा सकते हो? और उससे भी बढ़कर तुम मुझे ही मेरे बारे में कैसे समझा सकते हो? और कनुप्रिया हमें इसी एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास की इस भव्य गाथा में, बड़ी बड़ी लड़ाइयों और साम्राज्यों की कहानी में, एक अकेले, गहरे, निजी प्रेम का वास्तविक मूल्य क्या है? उसकी जगह कहाँ है?